अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। इसमें बहुत से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके हम पार्ट बाय पार्ट इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके कुछ थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं। पहला, बायोलॉजी हैज़ बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन मैनी वेज। बायोलॉजी जो है ये क्या करती है, इंसानियत की मदद कर रही है बहुत से तरीक़ों से। उन तरीक़ों में कौन कौन से तरीके हैं? इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, फूड की जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ रही है। किसकी वजह से? बायोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से। और कम्बैटिंग डिजीज़, कम्बैटिंग का क्या मतलब है? लड़ना, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने का जो तरीका होता है, या उसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो ताकत होती है वो किसकी वजह से हो रही है? बायोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से। और है प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट बचाना, हिफाजत करना, कंजर्व ये भी ऐसे ही है, इन्वायरमेंट माहौल को क्या करना, महफूज करना। ये भी किसकी वजह से हो रहा है? बायोलॉजी की वजह से। बायोलॉजी इन फील्ड ऑफ फूड एंड हेल्थ, उसके खुराक और सेहत के शोबे में जो बायोलॉजी है, हैव रिजल्टेड इन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये क्या करती है, जो रहने का मेयार होता है उसको क्या कर रही है? बढ़ा रही है। अब हम मेथड को डिस्कस करते हैं। मेथड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, के फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एम, कि ये जो हम मेथड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, खुराक की पैदावार को बढ़ाने के तरीके को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका मकसद क्या है? प्लांट प्रोडक्शन ट्रीमेंडोसली इंक्रीज्ड बाय, जो प्लांट की पौधों की पैदावार है वो ट्रीमेंडोसली का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड बढ़ रही है। बाय किसकी वजह से? इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज़। अब जो एग्जिस्टिंग का क्या मतलब है? जो मौजूद हैं उन वैरायटीज़ को क्या करना है? इम्प्रूव करना है, उनकी पैदावार को वो करना है, अच्छे से बढ़ाना है और बेहतरी लाना है उनमें। और दूसरे नंबर पे है डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड वैरायटीज़। अब ऐसी वैरायटीज़ हमने लेके आनी है जिनकी जो यील्ड होगी, जिनकी पैदावार होगी वो हाई हो। ऐसा ना हो कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करें और फिर हम उसी इंतज़ार में बैठे रहें। तो क्या करनी चाहिए? ऐसी वैरायटीज़ लानी चाहिए जिनकी हाई यील्ड हो, जिनकी पैदावार हाई हो। और तीसरे नंबर पे है डेवलपिंग डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़। ऐसी वैरायटीज़ हमें लानी चाहिए जो क्या हों? डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, उनमें बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत हो। ऐसे ना हो कि अगर कोई बीमारी उनके ऊपर अटैक करे और वो उसको रेजिस्टेंस भी उनमें ना हो, तो ऐसी वैरायटीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी वैरायटीज़ हों जिनमें डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हों। तो पहले हम देख लेते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग को। इंटेंशनल ब्रीडिंग विद डिज़ायरेबल ट्रेड्स। इंटेंशनल का क्या मतलब है? अपनी मर्ज़ी से ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन करवाना, विद डिज़ायरेबल ट्रेड्स, अपनी जो हमारी ख्वाहिश होती है उस जैसी खसूसियात की। इन एन अटैम्प्ट क्यों करते हैं ऐसा? टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए, ऑफ स्प्रिंग, ऐसे ऑफ स्प्रिंग बच्चों को, विद डिज़ायरेबल ट्रेड्स, जिनमें क्या होनी चाहिए? ऐसी खसूसियात जो हम चाहते थे वही हमें मिल जाए, उस चीज़ को क्या कहते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इसकी समझ आपको फर्ज कर इस तरह से आएगी। अगर हम क्या लेते हैं, एक ऑरेंज है, क्या चीज़ है? एक ऑरेंज है और उसका जो वो है जायका है वो बहुत मज़े का है। हम लिख सकते हैं ये टेस्टी जायका है इसका। और दूसरा ऑरेंज है, वो क्या है? वो टेस्टी तो नहीं है, उसका जो साइज़ है वो लार्ज है। साइज़ क्या है उसका? लार्ज है। फिर हम क्या करेंगे? अपनी मर्ज़ी से इन दोनों की रिप्रोडक्शन करवाएंगे, इन दोनों की ब्रीडिंग करवाएंगे, और फिर जो इनसे ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो डिज़ायरेबल ट्रेड्स रखते होंगे। कैसे डिज़ायरेबल ट्रेड्स? वो जो ऑरेंज रिप्रोड्यूस होगा वो टेस्टी भी होगा, उनमें टेस्ट भी होगा और प्लस लार्ज भी होगा। वो बड़े भी होंगे और उनमें टेस्ट भी होगा, मतलब कि जायका भी अच्छा होगा और लार्ज भी होगा। तो ये सारी जो इन दोनों की खसूसियात थी वो दूसरे में मिक्स हो गई। तो इस तरीके से हमें जो चाहिए था वो हमें
मिल गया, इस चीज़ को कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। उसके बाद है प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडर्स। ये जो प्लांट्स और एनिमल ब्रीडर्स होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल की रिप्रोडक्शन करवाते हैं, वो क्या करते हैं, डेवलप्ड बनाते हैं थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं एंड विद द यूज़ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। और क्या करते हैं, जेनेटिक्स के असूलों को इस्तेमाल करके और सिलेक्टिव ब्रीडिंग को इस्तेमाल करके प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रीड करवा रहे हैं। ये जो जेनेटिक्स का लफ्ज़ यहाँ यूज़ हुआ है, क्योंकि अगर सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो रही है तो हम उनमें जीन का कोई ना कोई अमल दखल होता है। इनमें जो टेस्ट और लार्ज दोनों खसूसियात आई हैं, ये भी जीन्स की वजह से आई हैं। अगर जीन्स का कोई अमल दखल ना होता तो हमें दोनों तरह के ट्रेड्स ना मिलते। तो इस चीज़ को कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। वैरायटीज़ ऑफ वीट, गंदम की, राइस, चावल, कॉर्न, मकाई, चिकन, चूज़े, काऊ, गाय या शीप, भेड़, इन सब की जो वैरायटीज़ हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से। अब जो पोल्ट्री ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलप ब्रॉयलर्स फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप वाइट मीट। वो क्या करते हैं, ब्रॉयलर्स को डेवलप कर रहे हैं फॉर गेटिंग क्विक। क्विक का क्या मतलब है, बहुत तेज़ी से हमें मिल जाता है, एंड चीप, सस्ता, वाइट, वो मतलब कि जो आपने देखा होगा जो ब्रॉयलर का गोश्त होता है वो वाइट वाइट होता है, बाकी जो देसी मुर्गियाँ होती हैं उनका गोश्त जो होता है वो सुर्ख रंग का होता है। तो और इनकी जो ये है, अगर हम ये देख लें कि ब्रायलर जो हैं ये 40 दिन में बड़ी हो जाती हैं, और जो देसी मुर्गियाँ होती हैं उनको मतलब कि उनको बढ़ते बढ़ते उनको टाइम लग जाता है तकरीबन 1 साल। तो इनमें यही है कि हम बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा गोश्त हासिल कर लेते हैं और सस्ता, क्योंकि अगर ये ब्रायलर मुर्गियाँ ना होती, जो गरीब लोग हैं वो क्या करते, वो गोश्त देख ही ना सकते। और क्योंकि ऐसे होता है, ये सस्ता भी होता है और जल्दी भी मिल जाता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल सकता है, क्योंकि ये जो हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। ये जो ब्रायलर्स होते हैं तकरीबन इन्हें 40 डे लगते हैं बड़े होने में। और जो क्योंकि इनकी जो खुराक होती है ऐसी होती है, ये पोल्ट्री ब्रीडर्स उनको ऐसी खुराक देते हैं कि ये जल्दी जल्दी से ग्रो करें। तो इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा गोश्त मिल जाता है और ये सस्ता भी होता है, तो गरीब जो होता है वो भी गोश्त खाने की उससे महरूम नहीं रहता, उसे भी गोश्त खाने का मौका मिल जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ जीन, या हम इसे कह सकते हैं डीएनए, टू आल्टर द ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स। डायरेक्ट मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, मैनिपुलेशन का मतलब है दाखिल करना, ऑफ जीन को, या हम कह सकते हैं डीएनए को। हमने इसे एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो डीएनए होता है इस तरीके से बना होता है और इसके ऊपर जीन मौजूद होते हैं, तो हम कह सकते हैं डीएनए या जीन एक ही बात है। जीन की मैनिपुलेशन टू आल्टर द ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आल्टर का मतलब होता है तब्दील करना, ऑर्गेनिज्म की जो जानदार होता है उसकी खसूसियात बिल्कुल सारी की सारी तब्दील हो जाती हैं। इस चीज़ को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इनमें होता क्या है, इसकी अगर हम एग्जांपल लें कि किस तरीके से जो साइंटिस्ट हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको देख लें। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी भी है। बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम क्या कर रहे हैं, इंसुलिन बना रहे हैं। इंसुलिन कैसे बनती है, हम क्या करते हैं, उसका इंसुलिन पैदा करने वाला जीन निकाल के उसको एक बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकालते हैं, प्लाज्मिड के साथ उस जीन का छोटा सा टुकड़ा लगा देते हैं, फिर उसको बैक्टीरिया में दोबारा डाल देते हैं, और बैक्टीरिया फिर क्या करता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और इस तरीके से बहुत सी इंसुलिन मिल जाती है, और हम क्या करते हैं, शुगर के इलाज के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम क्या करते हैं और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ऑर्गेनिज्म की सारी करैक्टरिस्टिक्स तब्दील हो जाती हैं। और कैसी होती हैं जीन्स फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस। उनमें क्या होती है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत होती है, क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है। जीन्स फॉर डिज़ायरेबल करैक्टर्स, या अगर हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जीन डाल देते हैं और वो वैसे का वैसा बना देता है। तो इसकी एक मैं एग्जांपल आपको दे दूं, इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बीमारियों के ख़िलाफ़ कैसे ये करता है। फ़र्ज़ करें एक पौधा है जो कॉर्न का पौधा है,
काई जिसे कहते हैं, इसकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर केमिकल्स को डाल दिया जाता है, रूट्स के अंदर केमिकल्स को डाल दिया जाता है। और ये केमिकल क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स किलर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंसेक्ट्स किलर्स। इंसेक्ट किलर जो हैं, किलर का क्या मतलब होता है? मारने वाले। इंसेक्ट को मतलब कि हशरात को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो क्या करते हैं, उसकी रूट्स को ख़राब कर रहे होते हैं, तो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और इन केमिकल की वजह से जो इंसेक्ट होते हैं ये मर जाते हैं। ये भी किसका इस्तेमाल है? दरअसल जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब होता क्या है, ये जो जीन हमने दाखिल किया है, आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्लांट्स टू गेन डिज़ायरेबल करैक्टर्स, हमने इंट्रोड्यूस किया है, दाखिल किया है प्लांट्स के अंदर। क्यों किया है? टू गेन, हासिल करने के लिए, डिज़ायरेबल करैक्टर्स, जो हम चाहते थे वैसी खसूसियात को हासिल करने के लिए। तो इस चीज़ को कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स की डेफिनेशन क्या है? प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल। प्लांट्स जो पौधे जिनके पास क्या होता है? फॉरेन डीएनए। फॉरेन का मतलब क्या है? बैरूनी डीएनए होता है। इनकॉर्पोरेटेड जो दाखिल किया जाता है इनटू देयर सेल। हम किसी और चीज़ का जीन उसके अंदर क्या कर देते हैं? दाखिल कर देते हैं उसके सेल के अंदर। उस प्लांट्स को क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ये जो इसका प्रोसेस होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोपेगेटेड बाय क्लोनिंग, किसकी वजह से इस अमल को हम बढ़ा सकते हैं? प्रोपेगेटेड का क्या मतलब है? बढ़ाना, उसकी तादाद को मज़ीद बढ़ा देना, उस चीज़ को कहते हैं प्रोपेगेटेड बाय क्लोनिंग। क्लोनिंग का क्या मतलब है? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपी। तो प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल का क्या मतलब है? उनके जो जीन का कम्बिनेशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा, अपने जो जहाँ से हमने सेल जीन निकाला होगा वहीं से सारी खसूसियात उसकी वैसे की वैसी होंगी। फ़र्ज़ करें हम क्या करते हैं, ए इंडिविजुअल से जीन निकालते हैं और उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं बाहर के मीडियम में, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो भी ए जैसे ही होंगे। तो हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाना क्या कहलाता है? क्लोनिंग। तो इसके बाद होता है टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़, जैसे हम सेल कह सकते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट सेल्स इनटू लिक्विड मीडियम। ग्रोथ का क्या मतलब है? पैदावार ऑफ टिश्यूज़ की, सेपरेटेड जो अलग किया जाते हैं, फ्रॉम प्लांट सेल्स पौधे के सेल से, इनटू लिक्विड मीडियम किसी बाहर के लिक्विड मीडियम में उन्हें डाला जाता है, वहाँ पे उनकी सारी ग्रोथ होती है, हम पौधे से वो सेल निकाल लेते हैं, उस चीज़ को कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। टेक्निक का मतलब होता है काम करने का तरीका, और कल्चर कहते हैं ग्रोथ को, टिश्यू की मतलब कि टिश्यू की ग्रोथ करने के तरीके, उस चीज़ को कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब इसको आप ऐसे समझ लें, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पौधा है और इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें पसंद है। हमने क्या करना है, इससे छोटा सा सेल निकाला और इसे डाल दिया एक लिक्विड मीडियम में। बाहर का एक लिक्विड हमारे पास पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमने इसे डाल दिया। फिर ये इसकी ग्रोथ होगी और ये बड़ा होता जाएगा और इससे क्या होगी, इस जैसी सारी की सारी नई खसूसियात इसमें पैदा हो जाएंगी। और हमने क्या किया है, इसकी टिश्यूज़ की या सेल की ग्रोथ कर ली है इस प्लांट से, उसको निकाल के, सेपरेटेड मतलब अलग करके, और कहाँ पे? लिक्विड मीडियम में। इस चीज़ को कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। और दूसरा है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में क्या होता है, प्लांट पैथोजेनिक फंजाई and insects have traditionally controlled by using chemical pesticides। प्लांट पैथोजन का क्या मतलब है, प्लांट पौधे पैथोजेनिक फंजाई, पैथोजेनिक का मतलब होता है बीमारियां फैलाने वाले, फंजाई या दूसरे कीड़े मकोड़े जो बीमारियां फैलाते हैं, कहाँ पे? पौधों में। है ट्रेडिशनली कंट्रोल्ड,
ट्रेडिशनली का मतलब क्या है कि हम उनको आमतौर पर क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स। जहाँ पे साइड लफ्ज़ यूज़ होगा तो उसका मतलब क्या होता है, मारना, किल करना। तो केमिकल का इस्तेमाल करके हम पेस्ट को मारते हैं, किल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो उसमें पौधों में बीमारियां ना फैला सकें। उस कंट्रोल को क्या कहते हैं, केमिकल कंट्रोल। अब ये वाला जो तरीका हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें जो वो है, जो फंजाई और इंसेक्ट्स जिनको हम मार रहे थे वो क्या करते हैं दरअसल, विच वीकन द प्लांट एंड रिड्यूसेस यील्ड ऑफ प्लांट, जो क्या करती हैं प्लांट को कमज़ोर कर देते हैं। पौधों को जब कमज़ोर करेंगे तो उसमें क्या होंगे, रिड्यूसेस यील्ड ऑफ प्लांट, तो पौधों की पैदावार में कमी हो जाएगी। जब वो उनकी ग्रोथ रुकेगी तो साफ ज़ाहिर है उसमें वो पौधा जो है बढ़ भी नहीं सकेगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। इंसेक्टिसाइड का क्या मतलब है, इंसेक्ट को मारना, साइड का मतलब है मारना, और इंसेक्टी मतलब कि इंसेक्ट हशरात को मारना। और फंजीसाइड का क्या मतलब है, साइड का मतलब मारना, और फंजाई को मारना फंजीसाइड, और इंसेक्ट को मारना इंसेक्टिसाइड। किसके ज़रिए, केमिकल के ज़रिए। तो ये जो पेस्ट है, पेस्ट को देखने, एवरीथिंग दैट हार्म द प्लांट्स, वो हर चीज़ जो क्या करती है, पौधे को नुकसान देती है और उसमें डिजीज़ काज करती है, उसको कहते हैं पेस्ट। फिर इनको मारना ज़रूरी होता है, लेकिन इनके कुछ नुकसानात भी होते हैं, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, इसकी कुछ खामियां भी होती हैं। टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग, ये जो है इसका नुकसान क्या है, ये इंसान में बहुत से प्रॉब्लम पैदा करता है, उसमें जहर पैदा हो जाती है इंसान की बॉडी के अंदर। जैसा कि कैंसर की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो वो किसका इस्तेमाल है, दरअसल क्योंकि केमिकल होते हैं, हम वही कहाँ पे डाल देते हैं, फसलों में, और वही हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं, हमारे जिस्म में जहर फैल रही है, कैंसर और भी बहुत सी डिजीज़ेस इससे हो रही हैं। दूसरा है जो इसकी ड्रॉबैक है, इसकी खामी है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बहुत सी जो आलूदगी है माहौल में वो भी इसी वजह से हो रही है, इन केमिकल कंट्रोल की वजह से। तीसरे नंबर पे है इंसेक्ट बिकम्स रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल्स, ये जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू द इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल, इन केमिकल के असर से वो क्या करते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देते हैं। फिर हम जितना मर्जी उनके ऊपर स्प्रे करते रहें वो नहीं मरेंगे, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, अपने अंदर रेजिस्टेंट पैदा कर चुके होते हैं। इसी वजह से हमें फिर क्या करना पड़ता है, स्प्रे बदलना पड़ता है, तभी जाके उनमें कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक था इसका एक पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाकी जो है पार्ट 2 इसका वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।